आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में शराब तस्कर अब तांडव पर उतर आए हैं। सीतामढ़ी के कुंवारी गांव में छापेमारी करने गई पुलिस की टीम पर तस्करों ने हमला कर दिया। अंधाधुंध फायरिंग में मेजरगंज थाने के एसआई दिनेश राम शहीद हो गए, जबकि चौकीदार लालबाबू पासवान जख्मी हुए हैं। शराबबंदी के बाद शराब तस्करी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। पुलिस पर दबाव है कि अवैध धंधेबाजों पर रोक लगाए। पुलिस लगातार छापेमारी भी करती है। मेजरगंज पुलिस भी ऐसी ही सूचना पर छापेमारी करने गई थी, लेकिन वहां बेखौफ तस्करों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। दोनों तरफ से मुठभेड़ में सब इंस्पेक्टर दिनेश राम शहीद हो गए, जबकि एक चौकीदार लालबाबू पासवान गोली लगने से घायल है। मेजरगंज थाना को सूचना मिली कि अपराध कर्मी और शराब के केस में ही पूर्व से वांटेड था। रंजन अपने घर पे आया हुआ है। उसमें पुलिस पदाधिकारी और कांस्टेबल एक चौकीदार के साथ वहाँ बाइक से गए। घर के पास ही प्रवेश करते के वक्त ही भीतर से फायरिंग हुई, जिसमें हमारे 2 कर्मी को गोली लगी। एक सब इंस्पेक्टर दिनेश राम और एक चौकीदार लालबाबू को, दिनेश राम को हॉस्पिटल लाने के में डेथ हो गई है। सब इंस्पेक्टर दिनेश राम पूर्वी चंपारण के सरसौल गांव का रहने वाला था और फिलहाल सीतामढ़ी के मेजरगंज थाने में तैनात था। घटना की खबर जैसे घर वालों को मिली, वैसे ही चीख पुकार शुरू हो गई। शहीद की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है। मुठभेड़ की घटना पर बिहार पुलिस एसोसिएशन ने दुख जताया। एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह ने आरोप लगाया कि बड़े अधिकारी छापेमारी पर दिशा निर्देश के बजाय पुलिस पर दबाव बनाते हैं और यही वजह है कि घटनाएं होती हैं। काफी दुखद घटना है। देखिए, सबसे बड़ी जिले में जो घटनाएं घटित होती रही है, पुलिस के जो निचले स्तर के थाने हैं उस पर एसपी जो होता है वो कोऑपरेट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, दिशा निर्देश देना चाहिए, मार्गदर्शन देना चाहिए कैसे अब रेड छापेमारी करें। जो सूचनाएं होती है केवल दबाव बनाया जाता है, जिसका परिणाम ये होता है। मैं मृतक दरोगा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और मांग करता हूं कि उसकी बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था सरकार करे। पुलिस एसोसिएशन की नाराजगी अधिकारियों से है तो हर घटना के बाद सियासतदानों की बयानबाजी शुरू हो जाती है। नक्सली समझते एगो बात होता, नक्सली से मुठभेड़ हुआ एक समझते, लेकिन शराब माफिया आज कमांड में नहीं है। जिस तरह से शराब आ रहा है बाहर के राज्यों से और पूरी तरह से पुलिस की मिलीभगत से, इसकी जांच होनी चाहिए। किस स्थिति में मुठभेड़ हुआ, वहां क्या मामला है, कॉल डिटेल निकलना चाहिए। शराब तस्कर, दारू माफिया जो कार्य कर रहे हैं और जिस प्रकार से हमारे प्रशासन और जवान उन दारू माफियाओं पर दबिश डाल रहे हैं, तो ये तो कायराना अटैक किया है हमारे जवानों पर दारू माफियाओं ने ना, और हमारा जवान मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। सीतामढ़ी और नेपाल की खुली सीमा का तस्कर फायदा उठाते हैं। माना जाता है कि इस कारोबार में कई सफेदपोश भी जुड़े हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूं सीतामढ़ी के भारत नेपाल सीमा पर और आप देख सकते हैं यह भारत और नेपाल सीमा के बीच स्थित 334 नंबर का पिलर संख्या है और यह दर्शाता है कि भारत की सीमा यहां तक है और ठीक इसके पीछे नेपाल की सीमा शुरू हो जाती है। और यही वजह है कि भारत नेपाल का खुली सीमा का लोग फायदा उठाते हैं और शराब माफिया लगातार ताकतवर बनते जा रहे हैं। अपराधियों के साथ उनकी गठजोड़ होती जा रही है और धीरे धीरे वे पुलिस प्रशासन को चैलेंज दे रहे हैं, सरकार को चैलेंज दे रहे हैं, उन पर गोलियां चला रहे हैं और उनको मौत के घाट उतार रहे हैं। यह सरकार प्रशासन के लिए बड़ी चिंता का विषय है। पूरे मामले का खुलासा तो जांच के बाद होगा, लेकिन इतना तो दिख रहा है कि शराब तस्कर बेखौफ हैं, तभी तो पुलिस पर गोलीबारी से बाज नहीं आते। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित सिंह के साथ सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। चलिए इस खबर को समझने की कोशिश करते हैं। पुलिस पर शराब तस्करों ने गोलियां की बौछार कर दी, गोलियां बरसाई।
एक सब इंस्पेक्टर शहीद हो गया और एक चौकीदार जख्मी है। मुठभेड़ में शराब तस्कर रंजन सिंह भी मारा गया, जिसकी सूचना पुलिस को लगी थी कि रंजन आया हुआ है और पुलिस ने आनन फानन में, जो कहा जा रहा है एसोसिएशन की तरफ से कि दबाव भी रहता है, तो पुलिस पूरी टीम बनाकर चली। पहले तस्कर चोरी छुपे कारोबार करते रहे हैं, अब पुलिस पर हमले की हिमाकत भी यहां हो गई है, यानी कि शुरुआत हो गई है। न्यूज 18 ने आपको दिखाया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गाड़ियों की सुरक्षा को लेकर बिहार परिवहन विभाग ने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर अनिवार्य कर दिया। लेकिन कैसे यह व्यवस्था बिहार में पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। मंत्रियों और विभाग के अधिकारियों के साथ पुलिस महकमे के अफसर की गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगे हैं। आपकी गाड़ियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की व्यवस्था को अनिवार्य बना दिया है। अगर आपकी गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है तो आपको 2000 रुपए तक का जुर्माना या 1 महीने की सजा हो सकती है। लेकिन बिहार में इस नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, वो भी उनके द्वारा जिनके कंधों पर कानून बनाने और पालन करने की जिम्मेदारी है। राजधानी पटना में न्यूज 18 ने सबसे पहले माननीयों और अधिकारियों की गाड़ियों की पड़ताल की तो सच्चाई सामने आ गई। ये देखिए जिला प्रशासन की गाड़ियां हैं, लेकिन इनकी जो नंबर प्लेट्स है वहाँ पे भी हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं है। वहाँ अगर एसपी की अगर आप गाड़ी देखें, यहाँ पे देखिए प्रोहिबिशन का है, वो एसपी की गाड़ियाँ हैं, वहाँ पे भी नहीं है। गाड़ियों में जिला प्रशासन गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं लगा हुआ है, उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? पहले क्या लोग हैं, ऐसे चलती है गाड़ियाँ। ये तो सरकारी गाड़ी है सर, विभाग का गाड़ी है, तो इसका क्या चाहिए? अच्छा, विभाग की गाड़ियाँ हैं तो इसकी जरूरत नहीं है। क्या है सर, हम पूरा कंफर्म नहीं है। पुलिस महकमे के अफसरों की गाड़ियों का हाल आपने देखा। अब बारी माननीयों की, तो विधानसभा के पार्किंग में खड़े इस गाड़ी को ही लीजिए, जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष का वाहन है। सबसे पहली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए, ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की गाड़ी है, और ये ज़रा देखिए कि ये नेता प्रतिपक्ष की गाड़ी है और यहाँ पे कोई हाई सिक्योरिटी नंबर जो है वो प्लेट नहीं लगी है। और यहाँ से आपको अगर दिखाऊं तो इस गाड़ी के ऊपर जहाँ पे ज़रूरी है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हो, सुरक्षा के ख्याल से ये बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे एक भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिन महोदय पर कानून को सख्ती से लागू करने की जिम्मेदारी है, जिन अफसरों पर लॉ एंड ऑर्डर के पालन करने की जिम्मेदारी होती है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के मामले पर तो ऐसे नेता और अधिकारी ही खुद सवालों के घेरे में है। समझा जा सकता है कि ट्रांसपोर्ट से जुड़े नियमों को लागू करने में बिहार क्यों पिछड़ रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। चलिए, क्या है HSRP, इसको समझिए। नंबर प्लेट पर एक होलोग्राम स्टिकर होता है। स्टिकर पर इंजन और चेसिस नंबर दर्ज होता है। जो वाहन है उसकी सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। न्यूज 18 की पड़ताल में खुलासा यह हुआ कि कानून बनाने वाले ही इस कानून को नहीं मान रहे। नियम लागू कराने वाले खुद इसका मखौल उड़ाते हैं, नियमों का मखौल उड़ाते हैं, जिसकी सच्चाई हमने तस्वीरों के जरिए खुलासे के तौर पर आपके सामने रखी है। आगे बढ़ते हैं, राहुल गांधी की बात करते हैं, उस बयान की बात करते हैं जिस पर पूरे देश में सियासी भूचाल मचा है। वो भरम का हफीम खाए हुए। First 15 years I was a member of parliament in the north, so I have got used to a different type of politics, and for me coming to Kerala was very refreshing. I found that people are interested in issues and not just superficially but going into detail in issues. 15 साल तक अमेठी की जिस जनता ने राहुल गांधी को सिर माथे पर बिठाया, उस जनता के बारे में राहुल गांधी के विचार सुन लीजिए। एहसान फरामोश है राहुल गांधी कि वो संसदीय क्षेत्र जिसमें गरीब से गरीब जनता ने उनको प्रेम दिया, उनको आशीर्वाद दिया, ये जानते हुए कि राहुल गांधी ने विकास का एक काम वहां नहीं किया। मैं भी चुनाव हारी थी अमेठी से साल 2014 में, मैंने तो कोई जहर नहीं उगला। अब तक
कांग्रेस का आला कमान चुप्पी साध कर बैठा है। दक्षिण के विभाजन का टूल किट जारी कर राहुल गांधी जी वही केवल स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये टिप्पणी करी। जो आनंद शर्मा साहब ने कहा उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। मैं तो इतना ही कहूंगा कि मतदाता सुप्रीम होता है। चलिए राहुल गांधी के बयान को समझने की कोशिश कीजिए। केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद हैं राहुल गांधी। 23 फरवरी को त्रिवेंद्रम में सभा को यह संबोधित कर रहे थे, जो उसकी कटिंग हमने आपको दिखाई। अमेठी की बदौलत केरल के लोगों को मुद्दों में रुचि लेने वाला ये बताया गया है। उत्तर दक्षिण वाले बयान पर भारी हंगामा मच गया है। बीजेपी राहुल गांधी को एहसान फरामोश बता रही है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी राहुल गांधी के बयान पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा है कि देश को बांटने का अधिकार किसी के पास नहीं। मनोज तिवारी से बात की दिल्ली संवाददाता रचना उपाध्याय ने। मनोज जी, राहुल जी कह रहे हैं कि जो दक्षिण भारतीय लोग हैं वो मुद्दों में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, यानी कि उनकी राजनीतिक समझ ज्यादा है उत्तर भारतीयों के मुकाबले। देखिए, राहुल गांधी हमको लगता है वो मूर्खता का इतिहास बनाने में लगे हुए हैं। हमारा उत्तर भारत हो, हमारा दक्षिण भारत हो, वेस्ट हो, ईस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, ये पूरा भारत इंटेलेक्ट से, बौद्धिकता से, मुद्दों को समझने से परिपूर्ण है। एक राहुल गांधी के ऊपर डाउट है खाली। पूरे उत्तर भारत ने वर्षों तक इन लोगों को सांसद बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। आज जब अमेठी ने इनको इनकार कर दिया तो इनको पूरा उत्तर भारत के इंटेलेक्ट पे सवाल उठा दिए, भारत को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब चिंता की बात यह है कि राहुल गांधी मूर्खता का इतिहास बनाएं, लेकिन देश के लोगों को बांटने की कोशिश ना करें, ये उनको चेताना पड़ेगा। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, जिनका कहना है कि राहुल गांधी गजनी बन चुके हैं, जिन्हें कुछ याद नहीं रहता। और राहुल गांधी जिस तरीके से देश को, यानी कि उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीयों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ये चिंता का विषय है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। साथ ही 2 नए स्ट्रेन ने चिंता को और भी बढ़ा दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कई राज्यों ने अपनी सीमा में प्रवेश करने के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य करने का फैसला किया है। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता एक बार फिर बढ़ा दी है। महाराष्ट्र, तेलंगाना और केरल से कोरोना के 2 नए स्ट्रेन भी मिले हैं। इन दोनों स्ट्रेन का नाम N440K और E484K है। E484K शरीर के इम्यून रिस्पॉन्स से बच जाता है। N440K इंसानी रिसेप्टर से जुड़कर तेजी से फैलता है। सरकार के मुताबिक देश के 7 राज्यों महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामले बढ़ना खतरे का संकेत है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,742 नए मामले सामने आए। 104 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र और केरल में स्थिति गंभीर है। दिल्ली सरकार ने अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में प्रवेश के लिए शुक्रवार से कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल और पंजाब से आने वाले यात्रियों के लिए अनिवार्य होगी। हालांकि सरकार ने कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के काम में भी तेजी लाई है और अब तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात समेत 12 राज्यों में 75% से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन का कम से कम पहला डोज दिया जा चुका है और अब तक 1,19,07,392 लोगों को वैक्सीन डोज दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो नए स्ट्रेन के बारे में आप समझिए। भारत में कोविड-19 वायरस के 2 नए स्ट्रेन का पता चला है। आशंका है कि कोरोना का नया स्ट्रेन ज्यादा संक्रामक हो सकता है।
महामारी के कम होते ही मामलों के बीच वायरस के नए स्ट्रेन ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के बाद भारत में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन केंद्र माना जा रहा है और बढ़ते मामलों का नया वेरिएंट से कोई सीधा संबंध नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रपति ने एक भव्य कार्यक्रम में इस स्टेडियम को राष्ट्र को समर्पित किया, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट आज से शुरू होना है। गुजरात के अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। एक भव्य कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बहुत सारी खूबियों से लैस स्टेडियम का उद्घाटन किया। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, खेल मंत्री किरण रिजिजू, गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल समेत कई लोग मौजूद रहे। इस मौके पर राष्ट्रपति कोविंद ने सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव का भूमि पूजन भी किया। ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन की गोल्ड रेटिंग से युक्त यह स्टेडियम इको फ्रेंडली विकास का एक अच्छा उदाहरण भी है। यह स्टेडियम विश्व पटल पर अपनी मजबूत पहचान बनाने वाले आज के भारत की आकांक्षाओं और क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। तीनों चीजें मिलाकर सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव, जिसका हिस्सा नरेंद्र मोदी स्टेडियम और नारायणपुरा में बनने वाला एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये तीनों चीजों को अगर मिलाते हैं तो 233 एकड़ भूमि पर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा करनी है, चाहे कॉमनवेल्थ गेम करने हो, चाहे एशियाड करना हो, चाहे ओलंपिक करना हो, अहमदाबाद 6 महीने के अंदर तैयार होकर खड़ा हो जाए। इस प्रकार का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर आज यहां पर बनने की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत का आह्वान देश की अर्थव्यवस्था के एक अहम मोड़ पर आ गया है। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी की ओर से प्रस्तुत इस खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए देश भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण है। नवाचार और उपलब्धियों की ऐसी कहानियां जो दरअसल बताती हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में क्या पहचान रखते हैं। और ऐसी ही कहानियों में से एक कहानी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को 1 अप्रैल 1968 को टाटा सन्स के एक डिवीजन के रूप में लॉन्च किया गया था। एक स्टार्टअप के रूप में जो शुरुआत हुई वह आज भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी और दुनिया भर में सबसे भरोसेमंद आईटी सर्विसेज ब्रांड में बदल गई है। लगभग $170 बिलियन के मार्केट कैप के साथ टीसीएस हमेशा से देश के डिजिटल इंडिया के सपने का एक अहम हिस्सा रहा है। Right from building the core application for the stock exchange in early 90s to building the state-of-the-art, adaptable, resilient digital backbone of today, we have always been a part of what I call Build India, Sustain India, and now Digital India. टीसीएस के फाइनेंशियल इंक्लूजन नेटवर्क ने भारत के लाखों नागरिकों को बुनियादी बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचा दी है। पासपोर्ट सेवा केंद्र प्रोजेक्ट जैसी पहल के साथ सार्वजनिक सेवाओं को सशक्त बनाकर टीसीएस भारत की डिजिटलीकरण की कहानी में हमेशा प्रमुख किरदार रहा है। It used to take months to get your passport delivered, right? And the way TCS approached the whole program was to make sure that we are looking at the entire process value chain and reimagining those processes to make sure those processes are efficient. TCS स्वाभिमान भारत के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है।